इतिहास हमें बार बार चेतावनी देती है, लेकिन इंसान हर बार ये सोच के आगे बढ़ जाता है कि इस बार सब अलग होगा। करीब 2500 साल पहले ग्रीस के प्राचीन धरती पर दो महाशक्ति आमने सामने थी। एक तरफ था एथस, समुद्र पर राज करने वाला दुनिया की सबसे बड़ी नई सैनिक ताकत। दूसरी तरफ था स्पार्टस, जमीन पर अपराजय, अनुशासन और युद्ध कला के प्रतीक। इन दोनों के इर्द गिर्द कई छोटे छोटे सिटी स्टेट मौजूद थे, इतने छोटे कि उनके पास युद्ध जुड़ने की ताकत नहीं थी और इतने कमजोर कि वो खुद के भविष्य तय नहीं कर सकते। कुछ ने एथस का झंडा थाम लिया, कुछ ने स्पार्टस के साथ खड़े हो गए, लेकिन एक छोटा सा महाद्वीप मिलोस ने कहा, हम इस युद्ध के हिस्सा नहीं बनेंगे। हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम किसी के पीछे भी नहीं है, यानी न्यूट्रलिटी। आज के शब्द में कहा तो नॉन अलाइनमेंट। मिलोस को लगा कि नैतिकता उससे बचा लेगी। तर्क, न्याय और कानून तलवार से ज़्यादा ताकतवर होती है, लेकिन युद्ध नैतिकता से नहीं लड़ी जाती, युद्ध लड़ी जाती है ताकत से। साल बीतते गए, युद्ध खिंचता गया, खून बहता रहा, संसाधन खत्म होते जाते गए और तभी एथस की सेना मिलोस के दरवाजे पर खड़ी हुई। कोई हमला नहीं, कोई तीर नहीं, एक संदेश साफ था, या तो हमारे आगे झुको या फिर मिट दिया जाओगे। मिलोस हैरान था, उसने सवाल किया, हमने किसी को उकसाया नहीं, हमने किसी के साथ नहीं दिया, फिर हमारे साथ ये जबरदस्ती क्यों? एथस ने कोई भावनात्मक जवाब नहीं दिया, कोई नैतिक भाषण नहीं दिया, कोई कानूनी तर्क नहीं दिया, सिर्फ एक लाइन बोली, एक ठंडी, क्रूर और लेकिन ईमानदारी लाइन। स्ट्रॉन्ग डू व्हाट दे कैन, वीक सफर व्हाट दे मस्ट। जो ताकतवर है वो वही करता है जो उन्हें करनी चाहिए, और जो कमजोर है उससे वही सहनी पड़ती है जो उसके हिस्से में आता है। यही था मेलियन डायलॉग, यही था अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का नम्र सत्य। मिलोस ने फिर भी हार नहीं मानी। उससे उम्मीद थी कि स्पार्टा मदद करेंगे, देवता न्याय करेंगे, इतिहास सही फैसला लेगी, लेकिन उम्मीद जब ताकत के सामने खड़ी होती है तो अक्सर कब्र बन जाती है। एथस ने हमला किया, मिलोस हार गया। मिलोस के सभी युवा को मार दिया गया, औरतों और बच्चे को गुलाम बना दिया गया और द्वीप को खाली कर दिया गया। न्यूट्रलिटी का अपराध मौत से चुकाया। और जरा आज की दुनिया देखिए, महाशक्ति बदल गई, नाम बदल गए, हथियार आधुनिक हो गए, लेकिन नियम वही है। आज भी जब कोई छोटा देश कहता है हम तटस्थ है तो महाशक्ति मुस्कुराती है, क्योंकि उन्हें पता है न्यूट्रल वही रहता है जिसके पास खुद की ताकत ना हो, वरना इतिहास मिलोस को दोहराता है। फर्क बस इतना होता है कि आज तलवार की जगह सैंक्शन होते, बम होते, कर्ज होते और मीडिया नैरेटिव होती है। और आखिरी सवाल वही रहता है, क्या इस बार वाकई सब अलग होगा या इंसान फिर से इतिहास को नज़रअंदाज कर देगा? क्योंकि इतिहास कभी बदलती नहीं, वो सिर्फ खुद को दोहराती है। 2500 साल बाद भी दुनिया क्यों नहीं बदली? आज 2500 साल बाद एक बार फिर उसी सिद्धांतों को जिंदा होते देख रहे हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि आज तलवार की जगह ड्रोन है, टैंक है, सैंक्शन है और डिप्लोमेसी के नाम का एक चमकदार मुखौटा है, लेकिन नियम वही है। ताकत तय करती है कि कौन बोलेगा, कौन चुप रहेगा और कौन सिर्फ भुगतेगा। आज भी कुछ देश ऐसे हैं जो तय करते हैं कि कौन जिएगा, कौन झुकेगा या किसका देश किसके संसाधनों का गोदाम बनेगा। ये कोई साजिश की कहानी नहीं है, ये डिप्लोमेसी है। जहाँ नैतिकता भाषणों में होती है और फैसले मीटिंग रूम में। हाल ही में अमेरिका ने जिस तरीके से वेनेजुला में दखल दिया, तेल संसाधनों पर पकड़ बनाई, सरकार पर दबाव डाला, सत्ता की नींव हिलाई, उसने एक बात साफ कर दी है कि अब बातें लोकतंत्र की नहीं होती, अब बातें होती है दबदबे की हो रही है। कभी कहा जाता है हमें मानव अधिकार बचाने आए हैं, कभी कहा जाता है हमें लोकतंत्र स्थापना करेंगे, लेकिन सच ये था कि जहाँ संसाधन थे वहाँ आदर्श पैदा हो जाते थे। आज पर्दा भी नहीं बचा, अब नारे छोटे लेकिन इरादे पहले से ज़्यादा बड़े हैं। तेल चाहिए, गैस चाहिए, लिथियम चाहिए, रेयर अर्थ मिनरल चाहिए, और अगर इसके लिए किसी सरकार को गिराना पड़े, किसी सरकार को तोड़ना पड़े या किसी समाज को अस्थिर करना पड़े तो उससे नेशनल इंटरेस्ट कहा दिया जाता है। यही कारण है कि आज दुनिया में न्यूट्रल रहना सबसे खतरनाक स्थिति बन चुकी है, क्योंकि न्यूट्रल देश किसी के दोस्त नहीं होते, वो सिर्फ अगला टारगेट होते हैं।
मिलोस ने भी कभी यही सोचा था कि वो किसी के काम का नहीं है, इसलिए सुरक्षित है, लेकिन वो इतना भूल गया कि महाशक्तियाँ सिर्फ दुश्मनों को नहीं ढूंढती, वो कमजोरी ढूंढती है। आज संयुक्त राष्ट्र है, अंतर्राष्ट्रीय कानून है, मानव अधिकार आयोग है, लेकिन जब सवाल महाशक्ति के हितों की होते हैं वो सब कागज बन जाते हैं, क्योंकि अंत में वही पुरानी वाक्य फिर से जिंदा होती है। स्ट्रॉन्ग डू व्हाट दे कैन, वीक सफर व्हाट दे मस्ट। 1000 साल पहले ये बात एथस ने कही थी, आज यही बात बोली नहीं जाती। आज ये बात बोली नहीं जाती, दिखाई जाती है। और शायद सबसे डरावनी बात ये नहीं कि दुनिया नहीं बदली, सबसे डरावनी बात ये है कि हम सब जानते हुए भी खुद को समझाते रहे इस बार सब अलग होगा, लेकिन इतिहास हर बार मिलोस को याद दिलाती है, ताकत के बिना नैतिकता सिर्फ कहानी होती है, और कहानी कभी युद्ध नहीं जीतती। 19वीं सदी के शुरुआत में अमेरिका नया आज़ाद हुआ था। यूरोप के साम्राज्यवादी शक्ति अभी भी दुनिया को कॉलोनियों के नज़र से देखते थे। अमेरिका को डर था अगर यूरोप लौटा तो आज़ादी एक बार फिर खतरे में पड़ जाएगी। इसी डर से 1823 में अमेरिकी राष्ट्रपति जेम्स मुनरो ने एक ऐलान किया, अमेरिकी महाद्वीप में यूरोपीय शक्ति की कोई दखल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शुरुआत में ये एक रक्षात्मक नीति था, संदेश साफ था, इस इलाके में यूरोप के लिए बंद है। लेकिन इतिहास हमें बताता है कि जब सुरक्षा विशेष अधिकार बना दिए जाए तो वो धीरे धीरे दबदबे में बदल जाता है। समय बीतते गया, अमेरिका की ताकत बढ़ती गई, सेना, अर्थव्यवस्था और नौसेना तीनों मजबूत होते चले गए, और मुनरो डॉक्ट्रिन जो कभी ढाल थी अब तलवार बनने लगी। 19वीं सदी के अंत तक अमेरिका ये मानने लगा कि वो पूरे पश्चिम गोलार्ध की सुरक्षा का ठेका उसके पास है। 20वीं सदी आते आते इस डॉक्ट्रिन को खुलकर हथियार बनाया गया। 1904 में अमेरिकी राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट ने एक नया सिद्धांत जोड़ा, जिससे इतिहास रूजवेल्ट कोरोनरी के नाम से जानती है। रूजवेल्ट ने कहा, अगर कोई लैटिन अमेरिका देश अस्थिर है, अपने कर्ज नहीं चुका रही है या अंतर्राष्ट्रीय नियम नहीं मान रही है तो अमेरिका को पुलिस बनने का हक है। यही से एक बड़ा बदलाव हुआ। अब सवाल ये नहीं रहा कि यूरोप दखल दे रहा है या नहीं, अब सवाल ये हो गया कि क्या अमेरिका को दखल देना चाहिए। और जवाब अक्सर हाँ होता था। इसके लिए लैटिन अमेरिका एक प्रयोगशाला बन गया, जहाँ सरकार गिराई गई, जहाँ तख्ता पलट कराया गया, जहाँ सैनिक उतारे गए, जहाँ लोकतंत्र बंदूक के नाली से समझाया गया। क्यूबा, पनामा, निकारागुआ, डोमिनिकन रिपब्लिक, हैती, सूची लंबी है, इतनी लंबी है कि कई देशों को आज तक नहीं पता कि उनकी असली इतिहास कहाँ से शुरू होती है। हर बार वजह अलग है, कहीं कम्युनिज्म का डर, कहीं अस्थिरता का बहाना, और कहीं अमेरिकी नागरिक की सुरक्षा। लेकिन नतीजा लगभग एक जैसा रहा। अमेरिका मजबूत होता गया और ये देश कमजोर। मुनरो डॉक्ट्रिन जिससे एक दिन यूरोपीय साम्राज्यवादी के खिलाफ ढाल बन गया था, आज वही डॉक्ट्रिन धीरे धीरे अमेरिकी साम्राज्यवादी का नक्शा बन गया। और आज जब वेनेजुएला जैसे देश में दखल दी जाती है तो ये कोई अपवाद नहीं था, ये वही 200 साल पुरानी नीति का अध्याय होता है। लेकिन नतीजा लगभग एक जैसा रहा। अमेरिका मजबूत होता गया और ये देश कमजोर। मुनरो डॉक्ट्रिन जिससे एक दिन यूरोपीय साम्राज्यवादी के खिलाफ ढाल बन गया था, आज वही डॉक्ट्रिन धीरे धीरे अमेरिकी साम्राज्यवादी का नक्शा बन। और आज जब वेनेजुएला जैसे देश में दखल दी जाती है तो वो कोई अपवाद नहीं होती, वो 200 साल पुरानी नीति का नया अध्याय होती है। क्योंकि सिद्धांत बदलते हैं, नाम बदलते हैं, लेकिन एक बात स्थायी रहती है, ताकत हमेशा कारण ढूंढती लेती है, और जब कारण मिल जाए तो इतिहास खुद को फिर से दोहराती है। अमेरिका ने एक बात बहुत जल्दी समझ ली थी कि असली ताकत सिर्फ जमीन पर नहीं होती, असली ताकत समुद्र पर होती है। क्योंकि जो समुद्र कंट्रोल करता है वो रास्ते को कंट्रोल करता है, जो रास्ते को कंट्रोल करता है वही दुनिया को। समुद्र पर कंट्रोल मतलब व्यापार पर कंट्रोल, और व्यापार पर कंट्रोल मतलब विश्व शक्ति। ये कोई नया विचार नहीं था, लेकिन इसे सबसे गंभीरता से अमेरिका ने अपनाया। 19वीं सदी के अंत में एक अमेरिका रणनीतिकार अल्फ्रेड हेयर मेहन ने कहा था कि जिस देश के पास मजबूत नेवी है वह देश इतिहास की दिशा तय करेगी। अमेरिका ने इस बात को सिर्फ पढ़ा ही नहीं, अपनाया। धीरे धीरे अमेरिका एक महाद्वीप देश से एक ग्लोबल मैरीटाइम पावर बन गया।
जहाज बढ़ते गए, नेवल बेस फैलते गए और समुद्र अमेरिकी रणनीति का केंद्र बन गया। दूसरे विश्व युद्ध में ये सोच को पूरी तरह से सही साबित कर दिया। यूरोप खंडहर में था, एशिया थक चुका था और अमेरिका पहली बार इतिहास में बिना तबाह हुए सबसे ताकतवर देश बनकर उभरा। युद्ध खत्म होने के बाद एक बड़ा फैसला लिया गया। अमेरिकी सैनिक घर वापस नहीं आए, वो यूरोप में रुके, वो एशिया में रुके, क्योंकि अब लक्ष्य बदल चुका था। अब सवाल ये नहीं था कि अमेरिका खुद को कैसे बचाए, अब सवाल ये था कि पूरी दुनिया में अपना प्रभाव कैसे बनाए रखे। नाटो बना, सैन्य गठबंधन बने, नेवल फ्लीट बने, हर महासागर में फैल गए। अटलांटिका से लेकर पैसिफिक तक, मध्य पूर्व से लेकर दक्षिण चीन सागर तक अमेरिका के जहाज सिर्फ गश्त नहीं करते थे, वो संदेश देते थे। संदेश ये था कि समुद्र खुले लेकिन नियंत्रण में। आज दुनिया के एक अधिकार व्यापार समुद्र रास्ते से होते, तेल, गैस, खाद्य सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक, सब कुछ समुद्र रास्ते से। और इन सब रास्ते पर अमेरिकी मौजूदगी सम्यक नहीं, एक रणनीतिक है। इसलिए जब कोई संकट में आता है तो सबसे पहले अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पहुंचता है, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर सिर्फ जहाज नहीं होता, ये चलता फिरता सैन्य अड्डा होता है और कूटनीतिक का तैरता हुआ बयान। आज अमेरिका के पास दुनिया के सबसे बड़ी और सबसे सक्रिय नेवी है, सैकड़ों बेस, दर्जनों फ्लीट और हर महासागर में पहुंच। यही कारण है कि अमेरिका युद्ध लड़े बिना दबदबा बनाए रखता है, क्योंकि जब ताकत हर समय दिखती है तो इससे इस्तेमाल करने की जरूरत कम पड़ती है। लेकिन इतिहास ये भी बताती है कि समुद्र पर राज हमेशा स्थायी नहीं होता। स्पेन गया, ब्रिटिश गया और अब सवाल धीरे धीरे अमेरिका के सामने खड़ा है। क्या अगला मोड़ फिर से इतिहास दोहराएगा या फिर समुद्री साम्राज्य खुद को हमेशा के लिए स्थिर कर पाएगी? क्योंकि समुद्र सिर्फ रास्ता ही नहीं होता, वो ताकत की परीक्षा होती है। 20वीं सदी के मध्य में जब दुनिया दो विश्व युद्ध से उबरने की कोशिश कर रही थी तो अमेरिका के सामने एक बड़ा सवाल था, इतना ताकत को कैसे स्थायी रखा जाए। यहीं पर मंच पर आते अमेरिकी रणनीतिकार निकोलस स्पाइकमैन ने भावनाओं या आदर्शों की नहीं, भूगोल की बात की। उनका मानना था कि दुनिया को समझने के लिए नक्शे देखना पड़ता है, नारे नहीं। स्पाइकमैन ने एक ठोस फॉर्मूला दिया, शक्ति का 3 घेरा। पहला घेरा, पूरी अमेरिकी महाद्वीप पर पूर्ण नियंत्रण, मतलब उत्तरी अमेरिका से लेकर दक्षिण अमेरिका तक कोई बाहरी ताकत पैर न जमा सके। मुंडो डॉक्ट्रिन यहीं से रणनीतिक रूप लेता है। दूसरा घेरा, यूरेशिया यानी यूरोप, रूस, मध्य पूर्व और एशिया। स्पाइकमैन ने कहा अमेरिका को यहाँ किसी एक शक्ति को हावी नहीं होना देना चाहिए। यूरोप में एक, एशिया में दूसरा, लेकिन कोई भी अकेला महाशक्ति नहीं। इसलिए नीति बनी बैलेंस ऑफ पावर, जहाँ जरूरत हो मदद करो, जहाँ जरूरत हो रोक लगाओ। तीसरा और सबसे अहम घेरा, रीमलैंड यानी यूरोप का तटीय इलाके, पश्चिम यूरोप, मध्य पूर्व, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्व एशिया। स्पाइकमैन का मानना था कि जो रीमलैंड को कंट्रोल करेगा वही यूरेशिया को कंट्रोल करेगा और जो यूरेशिया को कंट्रोल करेगा वो दुनिया को। यही सोच आगे चलकर नाटो बनी। यही सोच अमेरिका सैन्य ठिकाना में बदली। जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, तुर्की, खाड़ी देश, ये सब अलग अलग फैसला नहीं थे, ये एक ही रणनीति के अलग अध्याय थे और यही रणनीति दशकों तक काम करती रही। सोवियत यूनियन गिरता गया, थकता गया और अंत टूट गया। 1991 अमेरिका अकेला महाशक्ति बन गया। इतिहास में बहुत कम मौके आए जब एक ही देश को इतनी ताकत बिना चुनौती के मिले, लेकिन यही से एक नया खतरा पैदा हुआ। क्योंकि जब रणनीति लगातार सफल हो जाए तो आत्मविश्वास धीरे धीरे अहंकार बन जाता है। जब संतुलन की जगह आदेश आने लगे, कूटनीतिक के जगह दबाव, अब ये मान लिया गया कि दुनिया अपने आप अमेरिकी नेतृत्व को स्वीकार कर लेगी। लेकिन इतिहास एक बार बार दिखाती है, कोई भी संतुलन हमेशा के लिए एक तरफा नहीं रहता। स्पाइकमैन की रणनीति दुनिया को काबू में रखने के लिए थी, लेकिन उसी रणनीति से एक दूसरे को एकजुट होने का कारण भी दिया और शायद यहीं से अगला टकराव की भूमिका तैयार हुई। क्योंकि जब ताकत अहंकार में बदल जाती है तो इतिहास एक नया चक्र शुरू करता है। 2008 के बाद बदलती दुनिया। 2008 का साल सिर्फ एक
आर्थिक संकट नहीं था, वो एक भ्रम टूटने का साल था। सालों से दुनिया ये मान चुकी थी कि अमेरिका मॉडल अजय है, वर्ल्ड स्टेट कभी नहीं गिरेगा, डॉलर हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगा। लेकिन एक झटका पूरा सिस्टम को हिला गया। बैंक डूबने लगा, नौकरी चली गई, सरकार को बेल आउट देना पड़ा और दुनिया ने पहली बार खुलेआम देखा अमेरिका अपराजय नहीं है। यहीं से शक्ति का संतुलन धीरे धीरे बदलने लगा। चीन, भारत, रूस, ब्राजील जैसे उभरती ताकतें अब सिर्फ रीजनल प्लेयर नहीं रहे, वो ग्लोबल फैक्टर्स बनने लगे। दुनिया एक दूरबीन से बहुदूरबी होने लगी। लेकिन इस बदलती दुनिया में अमेरिका के लिए एक देश सबसे बड़े सिरदर्द बन गया, चीन। क्योंकि चीन सिर्फ ताकत ही नहीं हो रहा था, वो अलग तरीका के ताकत हो रहा था। चीन ने तेजी से अपनी अर्थव्यवस्था बढ़ाई, दुनिया की फैक्ट्री बन गई। जहां अमेरिका फाइनेंस और सर्विस पर टिका था, वहीं चीन इंफ्रास्ट्रक्चर पर। फिर आया सेना का आधुनिकीकरण, नेवी, मिसाइल टेक्नोलॉजी, साइबर वॉरफेयर, स्पेस। चीन ने सीधा मुकाबला नहीं चुना, उसने धीमी लेकिन गहरी तैयारी की। और सबसे अहम, इंफ्रास्ट्रक्चर। चीन ने समझ लिया कि आज की दुनिया में बम से ज्यादा ताकतवर सड़क होते हैं, बंदरगाह, रेलवे, हाईवे, डिजिटल नेटवर्क। बेल्ट एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं था, वो एक विश्व जाल था। एशिया से अफ्रीका, यूरोप से मध्य पूर्व, जहाँ जहाँ सड़क गए वहाँ वहाँ चीनी प्रभाव गया। और ये बात अमेरिका को सबसे ज़्यादा खलने लगी, क्योंकि ये ताकत बंदूक से नहीं आ रही थी, ये निवेश से आ रही थी, और निवेश के साथ निर्भरता। यहीं से नई शीत युद्ध जैसी स्थिति बनने लगी। ट्रेड वॉर, टेक्नोलॉजी बैन, सेमी कंडक्टर कंट्रोल, चिप्स कंट्रोल। अब लड़ाई जमीन की नहीं, अब लड़ाई फ्यूचर की। एआई, डेटा, सप्लाई चेन। 2008 के बाद की दुनिया यही बता रही है। अब कोई एक ताकत नहीं दुनिया को अकेला कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन जो ताकत सबसे ज़्यादा खोता है वो सबसे ज़्यादा लड़ता है। और शायद यही कारण है कि आने वाला दौर शांति का नहीं होगा, क्योंकि इतिहास में हर बहुधर्वी दौर अस्थिरता लेकर आती है और दुनिया एक बार फिर उसी मोड़ पर खड़ी है जहां फैसले भविष्य तय करे। चीन ने कभी सीधा टकराव का रास्ता नहीं चुना, उसने इतिहास को पढ़ा था, उसने देखा था कि जल्दीबाजी करने वाले साम्राज्य जल्दी गिर जाते हैं। इसलिए चीन ने अपने सबसे प्रभावशाली नेता डेंग जियाओपिंग की नीति, अपनी ताकतों को छुपाओ और सही समय का इंतजार करो। यही नीति कमजोरी नहीं थी, ये धैर्य था। और अमेरिका युद्धों में उलझा हुआ था, अफगानिस्तान, इराक, लीबिया। चीन कारखाने खोल रहा था, सप्लाई चेन बना रहा था, दुनिया को अपना उत्पादों का आदी बना रहा था। आज हालत ये है कि अगर चीन एक हफ्ते के लिए निर्यात रोक दे तो दुनिया की फैक्ट्री खामोश हो जाए। मोबाइल फोन, दवाइयाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोलर पैनल। चीन अब सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, वो सिस्टम का हिस्सा है। और यही वजह है कि आज चीन आर्थिक रूप से अमेरिका पर भारी असर डाल सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चीन की सोच अब बदल चुकी है। जो देश कल तक उभरती शक्ति कहलाता था, आज वही अपने प्रभावित क्षेत्रों को संभावित अधिकार मानने लगा है। दक्षिण चीन सागर, जहां अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग है, जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा व्यापार करता है, चीन ने वहां द्वीप बनाए, रनवे बनाए, मिसाइल तैनात की। दुनिया ने आपत्ति की, अदालतों ने फैसला दिया, लेकिन चीन ने चुपचाप अपनी मौजूदगी स्थायी बना ली। फिर आती है ताइवान। चीन के लिए ताइवान सिर्फ एक द्वीप नहीं है, वो राष्ट्रीय गौरव है, इतिहास है और सत्ता का वैधता का प्रतीक है। और बीजिंग साफ कर चुका है कि एकीकरण टाला जा सकता है, छोड़ा नहीं जा सकता। अब नजर भारत की सीमाओं पर, जहां सड़कें तेजी से बन रही है और सैन्य ढांचा मजबूत हो रही है, जहां नक्शे में लकीर बदलने की कोशिश हो रही है। और ये सब अचानक नहीं हो रहे, ये लंबी तैयारी का नतीजा है। चीन जानता है कि सीधी लड़ाई सब कुछ दांव पर लगा देता है, इसलिए वो ग्रे जोन में खेलता है। ना पूरा युद्ध, ना पूरा शांति, कभी आर्थिक दबाव, कभी कूटनीतिक चुप्पी, कभी सीमित सैन्य हरकत। और दुनिया हर बार अगला कदम का इंतजार करती रहती है। आज चीन इतना ताकतवर हो चुका है कि वह नियम तोड़ने से पहले नियम बदलने की कोशिश करता है। और यही बात सबसे बड़ा खतरनाक है।
क्योंकि इतिहास बताता है कि जब कोई शक्ति चुपचाप अपने अधिकार तय करने लगे तो टकराव सिर्फ समय की बात रह जाती है। और सवाल ये नहीं है कि चीन आगे बढ़ गया या नहीं, सवाल ये दुनिया उससे कहाँ तक बढ़ना देगी। सबसे बड़ा सवाल भारत कहाँ खड़ा है। जब बड़े खिलाड़ी अपनी सीमाएं खींच रहे, अपने प्रभावित क्षेत्र बढ़ा रहे और नक्शे को फिर से लिखने की कोशिश कर रहे, तब दुनिया के छोटे और मझले देशों के सामने असल में सिर्फ दो रास्ते बचते। पहला रास्ता चुप रहो, तटस्थ बनो और उम्मीद करो कि तूफान तुम्हें छुए बिना निकल जाए। लेकिन इतिहास बताता है कि तूफान कभी अनुमति लेकर नहीं आता। दूसरा रास्ता, खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई छूने से पहले 1000 बार सोचे। आज भारत इसी चौराहे पर खड़ा है। भारत के पास जनसंख्या है, भूगोल है, लोकतंत्र है और इतिहास भी। लेकिन सिर्फ भावना महाशक्ति नहीं बनती, दुनिया इरादे नहीं देखती, क्षमता देखती है। भारत के सामने चुनौती ये है कि वो किसके साथ खड़ा है। असली चुनौती ये है कि वो खुद कितना मजबूत है, क्योंकि जब देश मजबूत होते हैं तो गठबंधन उसके पीछे आते हैं और जब देश कमजोर हो जाते हैं तो वह मोहरा बन जाता है। भारत को ये समझना होगा कि केवल भाषण से शक्तिशाली नहीं बना जाता, केवल भावनाओं से सीमा सुरक्षित नहीं होती। असली ताकत आती है मजबूत अर्थव्यवस्था से, जहां विकास कागजों में नहीं जमीन पर देखे। मैन्युफैक्चरिंग से जहां भारत सिर्फ बाजार न रहे बल्कि एक्सपोर्टर बने। रोजगार से जहां युवा हाथों में डिग्री नहीं काम भी पकड़े हो। तकनीकी से जहां भारत यूजर नहीं डिजाइनर भी बने। क्योंकि आज की लड़ाई सिर्फ टैंकों से नहीं लड़ी जाती, ये लड़ी जाती है चिप से, डाटा से, एआई से, सप्लाई चेन से। और जो देश इनमें निर्भरता होता है वही वाकई में स्वतंत्र है। भारत की विदेश नीति अब तक संतुलन की रही हो, ना किसी का स्थायी दोस्त ना किसी का स्थायी दुश्मन। ये नीति आज भी सही है, लेकिन संतुलन तभी काम करती है जब वजन आपके पास हो, वरना संतुलन नहीं झुकाव होती है। आज दुनिया फिर से मिलोस की कहानी लिखने की तैयारी में है। सवाल यह है, भारत मिलोस बनेगा या इतिहास से सीख लेकर अपनी शर्तों पर खड़ा होगा। क्योंकि आने वाला समय ये नहीं पूछेगा कि आप कितना नैतिक थे, वो ये पूछेगा कि आप कितना मजबूत है। और यही इस सदी का सबसे बड़ा इम्तिहान है। इतिहास कभी अचानक नहीं लौटती, वो धीरे धीरे चुपचाप वापिस आती है, नए झंडे के साथ, नए नेताओं के साथ, लेकिन वही पुराने नियम लेकर। आज जो कुछ भी हम समुद्र में देख रहे हैं वो किसी एक जहाज की कहानी नहीं है, ये वह उस विश्व व्यवस्था की कहानी है जिससे हम नियमों पर आधारित विश्व व्यवस्था कहे आए हैं। हकीकत यह है कि समुद्र में आज भी वही कानून चलता है, जिसके पास ताकत है वो तय करता है कि नियम क्या है। यहाँ न्याय नहीं है, यहाँ संतुलन नहीं है, यहाँ सिर्फ शक्ति बोलती है। बड़ी मछली आज भी छोटी मछली को खा जाती है और जो बीच के मछली होती है उन्हें या तो बहुत तेजी से तैरना सीखना पड़ता है या फिर तय करना पड़ता है वो किसके साथ तैरेगी। अब सवाल ये नहीं है कि अमेरिका क्या करेगा या रूस कैसे प्रतिक्रिया देगा या चीन कैसे देख रहा है। असली सवाल कहीं ज़्यादा गहरी है। सवाल ये है, जब ऐसे फैसले खुले समुद्र में लिए जाते हैं, जब अंतर्राष्ट्रीय लॉ को ताकतों के नीचे कुचल दिया जाता है और जब संपूर्णता सिर्फ एक कागजों के शब्द में बन जाती है, तो भारत कहाँ खड़ा है। क्या भारत सिर्फ दर्शक बना रहेगा? क्या भारत केवल बयान देगा या फिर अपनी समुद्री सीमाओं की और व्यापार मार्गों और अपनी रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए खुद तैयार करेगा? क्योंकि याद रखिए, भारत की 90% से ज़्यादा ट्रेड समुद्री रास्ते से होती है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा इन्हीं समुद्र से होकर आती है। आज अगर किसी और की जहाज़ों को रोका जा सके तो कल सवाल हमारे जहाज़ों पर भी आ सकता है। इतिहास यही सिखाता है कि जो राष्ट्र समय रहता अपनी ताकत नहीं पहचानता वो दूसरे की ताकतों के नीचे दब जाता है। आज दुनिया एक बार फिर ब्लॉक बनाम ब्लॉक की ओर बढ़ रही है, नेवी बनाम नेवी, शक्ति बनाम शक्ति। और ऐसे समय में तटस्थ रहना भी एक निर्णय होता है। अब देखना यह है कि भारत इस बदलती दुनिया में केवल संतुलन बनाए रखेगा या फिर अपनी हितों की रक्षा के लिए अपनी शक्ति को भी दिखाएगा। क्योंकि इतिहास लौट चुका है और इस बार वो किसी का इंतजार करने का समय नहीं देगा।
उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।